अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एफआईए की तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा, मुझसे बेहुदा गुफ्तगू की। एफआईए के अफसरान ने ऊंची आवाज में हंसकर मेरा मजाक उड़ाया। ये वो शिकायत है जो नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने आज अदालत के सामने रखी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अदालत में दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। आज लाहौर के सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने एफआईए की तफ्तीशी टीम पर हरासा करने का इल्जाम आयद किया है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया है कि उनके साथ एफआईए की तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा, मुझसे बेहुदा गुफ्तगू की। जब उन्होंने तफ्तीशी टीम से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो एफआईए अफसरान ने ऊंची आवाज में हंसकर मजाक उड़ाया, शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया। ये उनका शिकवा था। आज शहबाज शरीफ के इस इल्जाम के जवाब में इसका फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया है। एफआईए के तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ को हरासा करने और बदतमीजी का सवाल ही नहीं पैदा होता। शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए बड़ी इज्जत के साथ एफआईए लाया गया और उन्हें चाय कॉफी भी पेश की गई। अलबत्ता शहबाज शरीफ ने किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं दिया। तर्जुमान एफआईए ने कहा कि शहबाज शरीफ से अरबों रुपए की रकम जमा होने के सवाल पर जवाब मिलता है कि उन्होंने मेट्रो बस बनाई, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन चलाई। एफआईए सवाल करती है कि आपके मुलाजमीन ने अरबों रुपए आपके और फैमिली के अकाउंट्स में जमा करवाए, तो शहबाज शरीफ जवाब देते हैं कि उन्होंने पंजाब की बहुत खिदमत की है। जब सवाल होता है कि गाड़ियां और प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तो शहबाज शरीफ का जवाब होता है कि बच्चों से पूछे। एफआईए के मुताबिक शहबाज शरीफ गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अहम बात यह है कि इससे पहले नैब भी शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाती रही है कि शहबाज शरीफ तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ को जो सवालनामा भेजा गया था उसके जवाब नामुकम्मल है और मुबहम है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ का इल्जाम है कि एफआईए ने उनके साथ बदतमीजी की है, बेहुदा गुफ्तगू की है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे माशरे में और हमारी सियासत में भी बदतमीजी और बदतहजीबी का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। बदकिस्मती से सियासत में पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त करने का माहौल खत्म होता जा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की जाती है, सरेआम जुमले कसे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं और इन तमाम इशूज का रुझान बढ़ता जा रहा है। और होना तो ये चाहिए था कि सियासी कायदीन इस कल्चर के खात्मे में अपना किरदार अदा करते, इस तरह के वाकयात की मुजम्मत करते, लेकिन बदकिस्मती से हो इसके बिल्कुल बरक्स रहा है। सियासी रहनुमा इस कल्चर के खात्मे के बजाय इसके फरोग में पेश हैं, यहां तक कि एक दूसरे को बदजबानी की धमकियां दे रहे हैं। कल वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि कल से मसनूई लीडर्स की तबीयत दुरुस्त कर दी जाएगी, जिस बदतमीजी से बात की जाएगी उसी जबान और अंदाज से जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद दीगी रहनुमा अता तारर ने अपने ट्वीट में कहा कि बहुत हो गया, जबान दराजी करो तो सही, नाक से लकीरें ना निकलवा दी तो नाम बदल देना। जब सियासी जमातों और हुकूमत के सीनियर ओहदेदार इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे, तो इसके असरात अवाम और सियासी कारकुनों पर क्या पड़ेंगे, आप इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। और पहले से जारी जो सियासत में पोलराइजेशन है उसमें मजीद खराबी होगी, उसमें मजीद इजाफा होगा। और जब ये सियासी रहनुमा बार बार इसी किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इसी किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा तासुर मिलता है कि पार्टी की क्यादत की हिमायत इन लोगों को हासिल है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने जो एफआईए पे इल्ज़ाम लगाए हैं क्या वो दुरुस्त हैं, और जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और जो ज़बान इस्तेमाल करने की धमकियां दी जा रही हैं, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारर ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और स्टेट मिनिस्टर फर्रुख हबीब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अताउल्लाह तारर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज कोर्ट में ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि मुझसे बड़ी बदतमीजी की गई, मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन इसका फौरी जवाब आया है एफआईए के तर्जुमान की जानिब से, और उन्होंने कहा कि हमने तो बड़ा अच्छा ट्रीट किया था, बड़ी तमीज़ से उनको लेकर आए, चाय कॉफ़ी पिलवाई। इशू ये है कि जो सवाल उनसे किए उनके जवाब नहीं देते। हम सवाल करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ और गाड़ियां कहाँ से आई, तो वो कहते हैं कि बेटों से पूछो। कोई और सवाल करते हैं उनसे उनके केस के बारे में, तो वो कहते हैं कि मैंने ऑरेंज ट्रेन बनाई, मैंने मेट्रो बस बनाई, मैंने कौम की खिदमत की। तो वो जवाब नहीं देते और केस से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। फॉर्चुनेटली मैं इस पेशी पे शहबाज शरीफ साहब के साथ गया और साथ ही वापस आया, और मुझे तफ्तीशी टीम से मिलने का भी मौका मिला। और मैं जहाँ तफ्तीश हो रही थी वहाँ तफ्तीश के हेड से और तमाम लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई। मैं 10 मिनट उनके साथ बैठा भी रहा। देखिए, बात यह है कि जो तफ्तीशी टीम के हेड हैं
वो कुछ अंडर प्रेशर नज़र आए। कमरे के अंदर कुछ कैमरास भी लगे हुए थे और हमें ये बखूबी इल्म है कि ये तमाम तर कार्रवाई अफसरान बाला को और हुकाम बाला तक पहुंचाई जाती है। शहजाद अकबर साहब का विज़िट FIA इसी ऑफिस का आज से चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा, वो लाहौर आए थे, उन्होंने विज़िट किया, FIA की तफ्तीशी टीम से मुलाकात की। तो वो जब लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही हों तो अफसरान खासे अंडर प्रेशर होते हैं और मेरी मौजूदगी में भी तफ्तीशी टीम के हेड ने शाउट किया अपने ही एक अफसर पे। शहबाज शरीफ साहब जब जाके बैठे तो एक अफसर अंदर आया, उसको तफ्तीशी टीम के हेड डॉक्टर रिजवान ने चीख कर कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, वो जो रात को बंदा दुबई भागा है वो तुमने भगाया है और वो किस तरीके से भागा है ये तमाम तर तफ्तीश मैं खुद करूँगा और आपने इसमें कोताही बरती है, आपने इसमें जो है आपकी मिली भगत है। और चीखना शुरू किया और चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर ऑब्वियसली आप एक तफ्तीश कर रहे हैं, आपने अगर आपस में गुफ्तगू करनी है, आपस में मामला तय करने हैं तो वो आप अपने टाइम पे कीजिए। एंड ही वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। उन्होंने एक चीखो पुकार वहाँ पे बर्पा कर दी और उसके बाद अपनी ही टीम से बदकलामी शुरू कर दी। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पे पूछा कि मैं बैठूं या मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं आप बैठे रहिए, हम आपसे तफ्तीश करेंगे, वो एक और मामला था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से जब तफ्तीश हो गई, गाड़ी में जाके मैं और शहबाज शरीफ साहब बैठे तो मुझे एक अफसर ने कहा जी आपको बुला रहे हैं अंदर। मैं अंदर गया तो मुझे उन्होंने बिठाया और मेरी मौजूदगी में अपने ही अफसर को कहा चीख के कि जी ये 25 अरब रुपया मैंने जमा कराया है इन अकाउंटों में, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं और मैं छोड़ जाऊंगा, मैं फलां कर दूंगा। तो ये मेरी मौजूदगी में भी इस तरह की बात हुई। फिर मुझे कहने लगे जी आपने जो सवालात दिए गए थे मियाँ साहब तक नहीं पहुँचाए, तो हम मियाँ साहब को दोबारा बुलाते हैं, उनकी तैयारी नहीं थी। गाड़ी से फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वापस बुलाया गया, उनको अलहदा कमरे में बिठाया गया, मुझे अलहदा कमरे में बिठाया गया। हमें समझ नहीं आई कि इस चीखो पुकार की क्या जरूरत थी, दोबारा बुलाने की क्या जरूरत थी। आपने बड़ी तफसील से ये पूरी वाकया बताया जिसमें आप भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन इसमें कहीं पे भी आप ये कह रहे हैं कि बराए रास्त शहबाज शरीफ साहब से बदतमीजी नहीं की गई, उनसे कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं की गई या उनका मजाक नहीं उड़ाया गया हंस हंस के बड़ी आवाज में, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जज साहब को कहा? नहीं देखिए, एक तो ये जो चीखो पुकार थी ये एक प्रेशर डालने का टैक्टिक था। दूसरा कहा गया कि जी ये 25 अरब रुपया है, ये अकाउंटों में खुद ही आ गया, ये किसने जमा कराया, ये कौन सा चैनल था जिसके थ्रू आया और ये हमने जमा कराया है, यानी तंजिया जुमले कसते रहे और मजाक करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये तफ्तीश का तरीका नहीं है। और ये भी बात शहजाद साहब याद रहे कि ये वही शख्स है जो JIT का हेड था जहांगीर तरीन की इंक्वायरी में और बार्गेन करके NRO दे के इसको हटाया गया क्योंकि ये जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना चाहते थे। तो ये अब मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स दूसरी इंक्वायरी के लिए फिट नहीं है, मगर हमारी इंक्वायरी आप उससे करवाना चाहते हैं। क्योंकि FIA तो मातहत है हुकूमत के, नायब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन FIA तो आपके मातहत है। अब कोई भी शख्स जिसको पूछगछ के लिए बुलाया गया हो, ठीक है, तहकीकात करना जिम्मेदारी है इदारों की, लेकिन कोई शख्स जो मुल्जिम है उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, उससे क्या जरूरत है इस तरह बिहेव करने की, बदतमीजी करने की? पूछगछ करें, सवाल करें। देखिए बात यह है कि ये तो एक अलीफ लैला की इनकी कहानी है, ये आप पूरी रात भी सुनते रहेंगे ना तो उसमें आपको समझ नहीं आएगी कि इनके साथ क्या मामला हैं, बुनियादी तौर के ऊपर क्या चीज है। अब शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं कि इनके साथ जो है वो किसी 5 स्टार होटल में बुला के एक अच्छे से कॉफी शॉप के ऊपर बैठा के चाय बिस्किट सैंडविच की खिदमत करके फिर इनके साथ तफ्तीश की जाए। बुनियादी चीज है जो सवालात इनको उनके रवैया भूल गए हैं क्या? इनके साथ कोई ऐसी तफ्तीश हुई है? ये थानों में लोगों को गिरफ्तार करवा के ठुकाई करवा कर तफ्तीश किया करते थे। खुद अफसरान के साथ आपने कई वीडियोस मौजूद हैं, उंगली हला हला के जो है वो उनके ऊपर शाउट किया करते थे। आज वो शहबाज शरीफ जो हैं आज रोते धोते नजर आ रहे हैं। क्या हो गया? आप शेर बने, आप तो शेर पंजाब आप कहते थे ना, आप आज आप जो है वो भीगी बिल्ली की तरह जो है वो रोते नजर आ रहे हैं, आंसू पाते नजर आ रहे हैं। बुनियादी चीज ये बताएं कि ये 3.5 अरब रुपया जो आपका चाय पिलाने वाला मलक मकसूद है आया, आपकी एक PN गुलजार खान मरहूम 2015 में फौत हो जाते हैं, उनके अकाउंट में 2015 के बाद भी 1.5 अरब रुपया आ जाता है, उसका हिसाब भी बता रहे। ये मसूर अनवर कौन है, ये शोएब कमर कौन है जो आपके कैश बॉय से जो पुलिस एस्कॉर्ट्स के अंदर
96H के अंदर पैसे आपको पहुंचाते थे। एक बुनियादी सवाल का जवाब आप ले लें सही कि सलमान शहबाज की कमर में कौन सा दर्द है, कौन सी बीमारी है जिसका इलाज वो लंदन में बैठ के करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आज के ठीक है जनाब मैं सलमान को बुला रहा हूं, सलमान आपका नुक्ता आ गया। आप कह रहे हैं कि बेसिकली सवालात के जवाब नहीं दे रहे। दो बड़े अहम सवाल है अता साहब। एक तो ये कि तफ्तीश हुए हुए 10-12 दिन हो गए, आज क्यों ख्याल आया? इससे पहले तो जिक्र नहीं किया, मीडिया पे आप आके आराम से ही बात कर सकते थे, 10 दिन बाद क्यों ख्याल आया? और दूसरा जो FIA तर्जुमान भी कह रहे हैं कि भाई आप सवालात के जवाब दे दें, और जिस किस्म के जवाबात हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब ने दिए वो रिपोर्ट हुए हैं। कोई भी सवाल उनसे पूछते हैं कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं सियासत में मसरूफ था। फिर कोई सवाल पूछते तो कहते हैं कि सुलेमान शहबाज से पूछें, सुलेमान शहबाज पाकिस्तान नहीं आते। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 3.5 साल से हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है शहजाद इकबाल साहब। ये जो नैब की तफ्तीश थी ये अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और 3 साल हमने पेशियां भी भुगती, हमने ट्रायल कोर्ट भी भुगता, हम हाई कोर्ट भी गए। एक धेले का एसेट बियॉन्ड मीन साबित नहीं हुआ। हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने नैब ने कहा कि जी हमने करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगाया। अब हमारी प्ली क्या है? हमारी प्ली ये है कि हमारे जो भी एसेट्स हैं, हम 3-4 दफ़ा पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए हैं, हमने ड्यूली डिक्लेयर किए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नंबर 1। नंबर 2, हमने फर्गुसन की एक ऑडिट रिपोर्ट, जब खानदान के एसेट्स का बंटवारा हुआ 2004 में, उसमें शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के, सिर्फ शहबाज शरीफ और उनके बेटों की फैमिली के 95 करोड़ के एसेट्स थे। ये रिपोर्ट मैंने खुद हाई कोर्ट में पेश की। किसी किस्म का कोई किकबैक कमीशन, किसी किस्म का कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरे पास वक्त महदूद होता है, लेकिन अता साहब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये जवाब देते ना, ये तो बाकायदा जवाब दिए ना उन्होंने कि मुझसे ना पूछे, मैं सियासत में मसरूफ था। होता क्या है? शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि मेरे बेटे से पूछो। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, मैं उसकी वजह बताता हूं। ये तमाम तर चीजें अगर आप कहेंगे तहरीरी बयान मेरे पास है, शहबाज साहब का भी, हमजा शहबाज साहब का भी, ये बातें उसमें दर्ज हैं। और ये भी दर्ज है कि शहबाज शरीफ इज नाइदर ए शेयर होल्डर नॉर ए डायरेक्टर, और उनका मिल के अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी भी। नंबर 1, ये हमने तहरीरी जवाब दिए। एक निजी चैनल को बाकायदा खबर लीक की गई झूठी, मैंने फिर उसी चैनल पे जाके तरदीद की जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता, आप फलां से पूछें। मैं इन बातों की तरदीद कर चुका हूं, मेरे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये 3.5 साल से मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दें और एक और मौजू पे बात कर रहे हैं। आज दोनों से आपने दूसरा सवाल किया ना, आज क्यों हमने ये बात की? आज इसलिए की क्योंकि आज हमें जज साहब जो हमारे सुपरवाइजरी जज हैं, जिनके जेर निगरानी ये तफ्तीश हो रही है, जिन्होंने हमें बेल दी है, उनके सामने ऑफिशियली हमें एक मौका था, तो हमने आज उनके सामने अपनी मारूजात रखी, क्योंकि ये ऑफिशियल फोरम था जहां पे सबसे पहले ये बात रखी जानी चाहिए थी। सही है। अब फारूक हबीब साहब एक और इशू पे बात करनी है। शहबाज गिल साहब ने कल ये ट्वीट किया कि जिस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की जा रही है मरियम नवाज और बिलाल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, अब हम भी वैसा ही जवाब देंगे। फिर अता साहब ने उस पर कहा कि हमारा नाम बदल देना अगर हमने नाक से लकीरें ना निकलवाई। ये किस किस्म की ट्वीट्स और जबान इस्तेमाल की जा रही है, बजाय इसके कि सियासी रहनुमा होने के नाते आप लोग आवाम में एक पॉजिटिव मैसेज भेजें, इस पोलराइजेशन को कम करें, तहजीब से बात करें, अखलाकियात का कुछ दर्स दें आवाम को। आप बदतमीजी पे लगे हुए आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब यही चाहते हैं कि इसी किस्म की गंदी सियासत होती रहे इस मुल्क में? देखें, बात यह है बुनियादी तौर के ऊपर कि आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, आप उन इंतखाबात के हवाले से अपने मंशूर के ऊपर बात करें। जब आप ये कहें कि कश्मीर का सौदा हो गया, तो फिर उस वक्त तो ये बात तो सामने आएगी कि फिर मोदी आपके घर पे आए थे, आपके प्राइवेट फंक्शन पे आए थे, उस वक्त को हुर्रियत रहनुमाओं को तो नहीं बुलाया गया था। आप हलफ पे जाते हैं, वहां हुर्रियत रहनुमाओं को मिलने की बजाय भारतीय प्रेशर के ऊपर आप भारतीय अदाकाराओं को मिलने चले जाते हैं। कुलभूषण का नाम आप लेना नहीं पसंद करते। ये जिस किस्म की जुबान इन्होंने शुरू की है, वहां पर इनको पता होना चाहिए कि वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर के सफीर होने का हक अदा किया। आज वेस्टर्न मीडिया दुनिया में मोदी के खिलाफ लिख रहा है, क्योंकि वजीर आजम ने सियासी इल्जाम तो किसी भी नौयत के हो सकते हैं, ये आप लोगों ने भी लगाए हैं जब आप ऑपोजिशन में थे। फारूक साहब, सियासी इल्जाम तो किसी भी नौयत के हो सकते हैं हमारी सियासत में, ये तो आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। जो बदतहजीबी और बदतमीजी वाली लैंग्वेज है उसको तो आप टोन डाउन कर सकते हैं ना। देखें, मैं भी उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि जिस किस्म की लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की, उससे ये कश्मीरियों की जो पुरअमन जद्दोजहद है उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके अजमल कसाब के बयान को आलमी अदालत के अंदर भारत बढ़ा चढ़ा के जो है वो चलाता रहा था। इनको सोच समझ के जुबान इस्तेमाल करें ना।
आप बताएं कि आपने 5 साल आजाद कश्मीर में क्या किया, कितनी महरूमियां दूर की, कितना ऐसा सही। अब मुझे जरा क्विकली इसका जवाब लेने दें अता साहब से। अता साहब, पार्टी के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं आप, अगर आप ये कहें बदतमीजी ना करो, बकवास ना करो, नाक से लकीरें ना निकलवा दी तो नाम बदल देना, आपके ख्याल में ये लैंग्वेज जेब देती है? और अगर बार बार इस किस्म के जुमले जब कहे जाते हैं किसी रहनुमा की जानिब से या कई रहनुमा की जानिब से, तो फिर ये समझा जाए ना कि जो पार्टी की क्यादत है वो इसको इंडोर्स करती है, वो आपको शाबाशी देती है, थपकी देती है, इसीलिए आप ये रुझान जो है वो जारी रखते हैं? मैं दो आपको कंपैरिजन बता दूं। एक तरफ था शलवारें गीली, गिरेबान से घसीटो, ठोक दो, फेंटा चढ़ा दो, उल्टा लटका दो, मारो और गालम गलोच थी। दूसरी तरफ था इमरान साहब। हमारे लीडर ने हमेशा इमरान साहब कह के पुकारा, जितने भी बुरे हालात हों। इनकी पार्टी में अनफॉर्चुनेटली कल्चर है जिन्ना लुच्चा ओना उच्चा वाली बात है। वहां शाबाश मिलती है और यकीन माने मेरी पार्टी में मेरे पे तनकीद होती है इस बात पे, और ताली दोनों हाथों से बजती है। पहल ये करते हैं, मेरी ना तरबियत है ना मेरा मिजाज है, मगर अगर कोई अपने आप को 30 मार खान समझे और बद तहजीबी करे तो फिर हम उसका कर्ज नहीं रखते, सूद समेत उसका कर्ज वापस करते हैं। मगर इससे होता क्या है? इससे फायदा कैसे पहुंचता है? क्या आपके वोटर्स भी यही लैंग्वेज सुनना चाहते हैं? या तो वो अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो आप कम से कम इखलाकियात दिखाएं, ऊंचापन तो यही होगा ना। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो ये करेंगे हम भी ये करेंगे तो फर्क तो दोनों में नहीं रह जाएगा ना, फिर यही बहस होगी कि पहले किसने किया। शहजाद साहब, एक हर बात की एक लिमिट होती है। इन्होंने हमारी पेशेंस इतनी टेस्ट की है, हमने इनको बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बहुत बुर्दबारी से डील किया, मगर अब ये बढ़ते जा रहे हैं हद से ज्यादा। आपको याद होगा फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा, कोई क्यामत नहीं आई। हर रोज सहाफियों को गालियां पड़ती हैं, तशद्दुद होता है, कोई क्यामत नहीं आती। सियासी रहनुमाओं को गालियां ये लोग देते हैं, और ये सारे नहीं हैं। मैं फरूख हबीब की बात नहीं करूंगा, फरूख हबीब ग्राउंड लेवल का पॉलिटिकल वर्कर है, तहजीब और तमद्दन के दायरे में बात करता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो पैराशूटर हैं, शहबाज गिल टाइप गैर सियासी लोग हैं जिनको अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना है, वो बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बस यही अर्ज कर सकते हैं, और के दूसरे रहनुमा से ये कह सकते हैं कि अगर एक गलत काम कर रहा है तो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी देखा देखी में दूसरी पार्टी भी उसी तरह जवाब देगी, तो इससे तो तासुर ये मिलता है जैसे कि आप लोगों, आपके जो वोटर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो एंजॉय करते हैं और वो शायद आपसे कहते हैं कि आप भी इसी तरह जवाब दें। होना ये नहीं चाहिए, कुछ जरा कंट्रोल होना चाहिए, अखलाकियात होनी चाहिए। सियासत में इल्ज़ाम लगाएं वो तो लगते आएंगे, लेकिन जो ज़बान है वो देखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि अगर बार बार वही रहनुमा इस तरह की बातें करेंगे तो ऐसा लगता है कि सियासी कायदीन की तरफ से उनको एंडोर्समेंट है, उनको शाबाशी मिलती होगी शायद इस बात पे, इसीलिए वो उसी तरीक़ेकार को जारी रखते हैं। तो सियासी कायदीन को भी देखने की ज़रूरत है, सियासी रहनुमाओं को भी देखने की ज़रूरत है कि किस किस्म का मैसेज आप नीचे पार्टी वर्कर्स तक और आवाम तक पहुँचा रहे हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। एक अहम इशू पर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है? इस हवाले से पिछले 2 दिन से खबरें गर्म हैं, लेकिन अब तक इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जो सियासी मुखालफिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस फैसले पर मुखालफत शुरू कर दी है। कल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे, और बाकायदा ये एक एग्रीमेंट हुआ था, ये फैसला हुआ था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर दोनों स्टेक होल्डर्स की मर्जी से बनेगा, गैर सियासी शख्सियत होगी और वो शख्सियत होगी जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा होगा। गवर्नर हाउस के अंदर एक बैठक हुई थी, उसमें वज़ीर आला साहब तशरीफ़ लाए थे अपनी टीम के साथ, वज़ीर आज़म साहब उस मीटिंग को हेड कर रहे थे, और इसमें यह तय हुआ, कमिटमेंट हुआ कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी, और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और दोनों फरीकैन की मशावरत से होगा। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मुर्तज़ा वहाब को नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा नहीं, नंबर 2 वो एक पॉलिटिकल आदमी है, ये किसी की खाला का घर नहीं है कि इसके अंदर जो मर्जी करते फिरें। कराची में सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन साहब ने। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस खबर की तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें कि क्या पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को बनाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये एक ऑप्शन है जो ज़ेरे गौर ज़रूर आया है, लेकिन ये तो काफ़ी अरसे से इस पे गौर किया जा रहा था।
गवर्नर साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन जिस तरह वो बता रहे हैं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर मुर्ज़ा वहाब साहब एग्री होते हैं, राज़ी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, तो इससे अच्छी बात कराची के लिए और कराची आइट्स के लिए होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव भी हैं, काम करते हैं, ऑनेस्ट हैं और समझते हैं, समझ बूझ रखते हैं। और अगर वो एग्री होते हैं, मैं दोबारा कहता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर की कि जिसके लिए बहुत आसानी से हामी भर लें मुर्ज़ा वहाब साहब, क्योंकि ऑलरेडी देखें वो कैबिनेट का हिस्सा है, लॉ डिपार्टमेंट उनके पास है, इन्वायरमेंट उनके पास है, कोस्टल डेवलपमेंट उनके पास है, फिर दीगर और बहुत सारे काम जो हैं वो करते हैं यहाँ पे। और वो जो जहाँ पे 24/7 काम है इस पर ये वहाँ पे कंफर्म कर दें मुश्किल कि राजी होंगे, लेकिन अगर वो होते हैं हाँ। तो फिर तो बहुत अच्छा है। और बल्कि जब ये बात निकली है तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, गवर्नर साहब से भी, दीगर जो स्टेक होल्डर हैं कराची में रहते हैं, कि अगर वो कराची की बेहतरी चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि यहाँ के मसाइल जल्दी हल हों, बेहतरी की तरफ जाएं, तो फिर तो वो सब ये मुतालबा करें कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्ज़ा वहाब हो। अच्छा, क्योंकि नासिर साहब, एक पहले तो अच्छा मुझे फैसला प्लीज होगा इस बात का कराची जवाब के दे लिए। दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि मुर्तजा वहाब अगर इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला कर लिया है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह फैसला कर लिया है कि हमने मुर्तजा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है? जी, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन शुरू में भी थे, जब ये टेन्योर पूरा हुआ था बल्दियाती इदारों का, कि उस वक्त कारपोरेशंस में ख़ास तौर पर पॉलिटिकली तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लगा दिए जाए। एक ऑप्शन आया था ज़ेरे गौर। देखें, ये जो सबसे बड़े अलमबरदार बनते हैं थर्ड टियर के 140A के, इन्होंने तो पंजाब में जो टेन्योर रहता था 2 साल, वो भी ख़त्म करके इलेक्टेड लोगों को घर भेज दिया, मेयर इस्लामाबाद को घर भेज दिया। जब ऐसा हुआ तो हमारे पर भी प्रेशर आया था। आपके इल्म में है कि कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ का मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं है, हैदराबाद का मेयर हमारा नहीं है। हम पर भी आएगा जी, जब वफाकी हुकूमत इस तरह कर सकती है, पंजाब सही हो या गलत हो, तो आप भी ऐसा करें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, लेकिन वहां पे तहरीक इंसाफ का पंजाब में आर्ग्यूमेंट ये था कि ये सिस्टम PMLN का बनाया हुआ था, लोकल बॉडीज का, जिससे हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये सिस्टम तो खुद आपने बनाया था जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर इलेक्ट हुए थे, तो वो तो गुंजाइश आपके पास थी नहीं। लेकिन मुझे बताएगा नासिर साहब। नहीं, बिल्कुल। देखें, वो इलेक्टेड लोग थे जी, देखें इलेक्टेड लोग थे, उनका टेन्योर पूरा करना था। इस तरह देखें, जो हमारा, जब मैं भी नाजिम था यहाँ पे, मुस्तफ़ा कमाल साहब नाजिम थे, तब तो वो तो मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ था। क्यों पीपल्स पार्टी ने उसको मुकम्मल होने दिया? उस वक्त भी वो उसको चेंज कर देते। ये जमहूरी रवायत के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं था ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम, SLGO 2001 जो था। जो बात इमरान इस्माइल साहब कर रहे हैं, वही बात MQM पाकिस्तान ने भी की थी और PTI के दीगर रहनुमाओं ने भी की थी, और अगस्त 2020 में की थी, जब ये CM और PM साथ बैठे थे। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला एक तो मुशावरत से होगा तमाम स्टेक होल्डर्स की, और ये भी कहा था कि वो गैर सियासी शख्सियत होगी। तो वो तो कह रहे हैं कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। देखिए, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये कराची के जो इश्यूज थे उन पर जो ये कमेटी बनी हुई है, जिसमें फेडरल मिनिस्टर भी हैं, हम लोग भी हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें अफ़ाम व तफ़हीम से होती हैं। आपने देखा कि शुरू में तो बहुत बड़े बड़े नाम लिए गए, वो एडमिनिस्ट्रेटर को एक ऐसा इशू बना दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर पता नहीं क्या है। देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है वो इस वक्त क्या कर रहा है, या इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, दोनों मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन ज़ाहिर अपना काम कर रहे हैं। क्या ये उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? तो ये ज़रा ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरे काबिल एहतराम गवर्नर साहब से भी, और जो मेरे MQM पाकिस्तान के दोस्त जो एतराज़ कर रहे हैं मुर्ज़ा वहाब पर, उनसे भी पूछ लीजिएगा क्या आज ये मुतमईन है इनकी परफॉर्मेंस से। तो हमें वैसे कोई शौक़ नहीं। और मैं दोबारा दोहरा दूँ, देखें, मुर्ज़ा वहाब के लिए ये बड़ा हेक्टिक चैलेंज होगा, लेकिन नहीं लगता कि वो इस पर एग्री होंगे अगर कोई ऐसा हमारी तरफ से ऑप्शन आता भी है। लेकिन जब ये ऑप्शन आ गया है, अब मार्केट में एक चीज़ फ्लोट हो गई है, मैं तो कहूँगा कि ये
सबकी तरफ से डिमांड आनी चाहिए। नासिर साहब, कल गवर्नर साहब भी कहे, एमक्यू पाकिस्तान भी कहे। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि मुर्तजा वहाब साहब अग्री होंगे। मेरे जो जराए हैं, और वो मुर्तजा वहाब के बड़े करीबी जराए हैं, वो बताते हैं कि वो तैयार हो जाएंगे। मेरे जराए तो ये बताते हैं, आप कह रहे हैं कि वो इतनी मुश्किल शायद टास्क है, वो लेंगे नहीं। अगर शहजाद इकबाल साहब, अगर मुर्तजा वहाब इसके लिए तैयार होते हैं, राजी होते हैं, तो ये कराची के लिए, कराची आइट्स के लिए खुशखबरी है। ठीक है, बहुत सारे शुक्रिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक ये एक ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी ने हतमी फैसला नहीं किया है, और ये डिपेंड मुर्तजा वहाब साहब पे भी करेगा कि वो अग्री होते हैं या नहीं होते इस पोजीशन को लेने के लिए। लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो कह रहे हैं कि कोई गैर सियासी शख्सियत होगी और मुशावरत से एडमिनिस्ट्रेटर कराची का बनाया जाएगा। एक ब्रेक के बाद एक बहुत अहम इशू है, इस पर बात करेंगे। नैब की कारकर्दगी पे बार बार सवालात उठ रहे हैं, और अब सवालात सिर्फ अपोजिशन नहीं उठा रही है, अदालतें नहीं उठा रही हैं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, काबीना के अहम रहनुमा क्या सवालात उठा रहे हैं, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हुकूमत में आने से पहले ये दावा करते थे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। हुकूमत में आने के बाद भी वजीर आजम इमरान खान और दीगर हुकूमती रहनुमा दावे करते थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि नैब केसेस के जरिए सियासी मुखालफिन को सजाएं होंगी और उनसे लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में वापस जमा करवाई जाएगी। मगर अब हुकूमत की ये उम्मीदें और दावे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। हुकूमत की नैब से मायूसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नैब की कारकर्दगी की वजह से हुकूमत के एहतसाब के नारे को शदीद धचका पहुंचा है। नारा कमजोर पड़ता जा रहा है, और अब हुकूमत खुद नैब की इंतजामी और कारोबारी मामलात में मदाखलत पर खुलकर तनकीद कर रही है। हुकूमत ये समझती है कि नैब इंतजामी कामों में रुकावटें पैदा कर रहा है, हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहा है। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी से घबरा रहे हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान मुख्तलिफ हुकूमती वुज़रा नैब की कार्रवाइयों पर सवालात उठाते रहे हैं। वुज़रा समझते हैं कि नैब की वजह से पूरा निज़ाम चौक हो चुका है, PSDP खर्च नहीं हो पा रहा है, LNG की कैपेसिटी में इजाफा नहीं हो पा रहा है, IPPs की बर वक्त अदायगी नहीं हो रही है, और बिजनेस कम्युनिटी को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। काबीना के अहम वुज़रा कहते रहे कि नैब की नाअहली की वजह से हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को शदीद धचका लगा है, और हुकूमत के कामों में नैब की मदाखलत की वजह से नुकसान हुआ है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो इनकी नैब से उम्मीदें कुछ और थी। हुकूमती वुज़रा दावे करते थे कि सियासी मुखालफिन ने मुल्क को लूटा है, मुख्तलिफ मंसूबों में करप्शन हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनका एहतसाब करेगी, उन्हें सजाएं दिलवाएगी और लूटा हुआ माल मुल्की खजाने में वापस जमा करवाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा दावे करते थे कि जो लूटा हुआ पैसा है, जो पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, उसको वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। नैब का दावा है कि पिछले 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जिसका क्रेडिट लेते हुए खुद वजीर आजम इमरान खान ने भी कहा है कि नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले 20 सालों में सिर्फ 290 अरब रुपए की रिकवरी की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 484 बिलियन रुपए की रिकवरी करने में नैब कामयाब हुआ है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि ये रिकवरीज किन लोगों से हुई हैं, क्योंकि ये रिकवरीज उन सियासी मुखालफिन से तो नहीं हुई जिनका जिक्र तहरीक इंसाफ करती थी, जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि उनसे रिकवरी की जाएगी। नैब की कारकर्दगी और रिकवरी से मुतालिक हमने नैब तर्जुमान को अपने प्रोग्राम में आने की दावत की, मगर वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आए। जिसके बाद हमने उनसे पूछा कि नैब ने 480 अरब रुपए की रिकवरी का दावा किया है, ये रिकवरी किन लोगों से हुई है, क्या ये उन सियासी रहनुमाओं के खिलाफ हुई है जिनके हाई प्रोफाइल केसेस थे, बने हुए थे, क्या उन केसेस में ये रिकवरीज हुई हैं? जिसके जवाब में नैब तर्जुमान ने कहा कि नैब ने जाली अकाउंट्स केस में 33 अरब रुपए, फजाइया हाउसिंग स्कीम में 15 अरब रुपए की रिकवरी की है। इसके अलावा नैब तर्जुमान ने मुख्तलिफ केसेस का जिक्र किया कि उन केसेस में भी नैब ने अरबों रुपए की रिकवरी की है। मगर अहम बात यह है कि इस पूरी फहरिस्त में ऐसे किसी सियासी रहनुमा से रिकवरी करने का जिक्र नहीं है जो महीनों और सालों नैब की हिरासत में रहे, जेल की कैद में रहे, और जिनसे हुकूमत ने हुई दौलत वापस हासिल करने का दावा किया था। अहम बात यह है कि ऑपोजिशन के ऐसे सियासी रहनुमाओं की तवील फहरिस्त है जिनमें से अक्सर पर नैब ने माली करप्शन, किकबैक्स या कमीशन लेने का कोई केस ही नहीं बनाया। यानी कि अगर नैब इन ऑपोजिशन रहनुमाओं को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाता है, इनके केसेस में इनको कन्विक्शन हो जाती है, तब भी लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये वो केसेस हैं जो कि माली करप्शन के नहीं है, जो कि किकबैक्स के हैं ही नहीं।
और नैब जो केसेस बनाता है, चाहे वो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का हो, आमदन से ज्यादा असासों का हो या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का, नैब अभी तक इन केसेस में किसी अहम ऑपोजिशन रहनुमा को सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुआ है। जबकि अक्सर ऑपोजिशन रहनुमाओं को जेल से रिहाई मिल चुकी है, वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इसी हफ्ते नून लीग के 3 अहम रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की जमानत के तफसीली फैसले सामने आए हैं, जिनमें अदालत की जानिब से नैब की कारकर्दगी, तफ्तीश और गिरफ्तारी के इख्तियारात पर अहम सवालात उठाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल शाहिद खाकान अब्बासी के LNG टर्मिनल केस में जमानत का तफसीली फैसला जारी किया। शाहिद खाकान अब्बासी इस केस में 7 माह तक कैद में रहे। नैब ने उन्हें करप्शन और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार तो किया था, मगर अहम बात यह है कि रेफरेंस में नैब ने उन पर माली करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया। और अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि नैब शाहिद खाकान अब्बासी पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, टर्मिनल लगाने के लिए दूसरों पर असरअंदाज होने का या मुल्जिम पर नाजायज या गैर कानूनी फायदा हासिल करने का इल्जाम साबित नहीं कर सका। नैब का यह केस ही नहीं था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस केस में कोई माली फायदा लिया हो। फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में बार बार ये लिखा है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद होना जरूरी है। इसी तरह नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल 2 माह तक कैद में रहे, मगर उन पर भी माली करप्शन या किकबैक के बजाय इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था। 3 रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जमानत के तफसीली फैसले में लिखा कि नैब एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट से कोई माली फायदा हासिल नहीं किया। नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके इख्तियारात से तजावुज किया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी नैब के केस में 5 महीने तक कोर्ट लखपत जेल में कैद काटी है। नैब ने इनके ऊपर भी माली करप्शन या किकबैक का कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उनके ऊपर इल्जाम आमदन से ज्यादा असासे बनाने का था। 3 रोज पहले अदालत ने जमानत के तफसीली फैसले में नैब के इल्जामात पर सवालात उठाते हुए लिखा कि नैब तस्लीम करता है कि ख्वाजा आसिफ पर किकबैक्स लेने का इल्जाम नहीं है, ना ही उन पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा भी और कई केसेस हैं जिनमें नैब ने ऑपोजिशन रहनुमाओं पर माली करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया, और इन केसेस में भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को अदालतों से मेरिट पर जमानत मिलती रही है। और इन फैसलों में भी अदालतें नैब की कारकर्दगी और इल्जामात का पोस्टमार्टम करते हुए नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने की बात करते रहे। शहबाज शरीफ, साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं की जमानत के फैसलों में अदालतों ने लिखा है कि अवामी नुमाइंदे पर करप्शन के इल्जामात से सियासी नुकसान पहुंचता है। किसी शख्स को जुर्म साबित किए बगैर गिरफ्तार करना संगीन मामला है। नैब ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। नैब का कानून मुल्क में बेहतरी के बजाय मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। नून लीगी रहनुमाओं के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नैब के हाथों गिरफ्तारी पर भी अदालतें सवालात उठाती रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरियाल तारपुर के केस में तहरीरी फैसले में लिखा कि जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो उसे मासूम ही समझा जाए। चेयरमैन नैब गिरफ्तारी के इख्तियारात का बेदरीग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आसिफ अली जरदारी भी जाली अकाउंट्स केस में 6 माह तक नैब की हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 9 जेल में रहे और उसके बाद वो भी जमानत पर रिहा हो गए, जबकि खुर्शीद शाह 2 साल से इस वक्त हिरासत में है। मगर नैब अभी तक ना किसी ऑपोजिशन रहनुमाओं को सजा दिलवाने में कामयाब हुआ है, ना ही उनसे अभी तक पैसे निकलवाने में कामयाब हुआ है। और इसीलिए नैब की इस कारकर्दगी की वजह से हुकूमत तब सिर्फ नैब से मायूसी नहीं है, बल्कि नैब के खिलाफ खुलकर तनकीद करने लगी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।